प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पहला चैप्टर है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से डॉक्टर आर.एल. सिंह के वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा बांगड़ प्रदेश, तीसरा अरावली प्रदेश और चौथा चंबल बेसिन। इन चारों भौगोलिक प्रदेशों का हमारे को अध्ययन करने से पहले इनको भौतिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप, आर्थिक प्रतिरूप आदि भागों में बांटना पड़ेगा। भौतिक स्वरूप में सामान्य परिचय, धरातल, जलवायु के 3 कारक तापमान, वर्षा और आर्द्रता, मिट्टी, खनिज संपदा, वनस्पति, इनको हम भौतिक स्वरूप में सम्मिलित करते हैं। दूसरा सांस्कृतिक स्वरूप में जनसंख्या को लिया गया है। तीसरा आर्थिक प्रतिरूप के अंदर भूमि है, फसलें हैं, सिंचाई के साधन है, सिंचाई है, पशु संपदा, परिवहन, उद्योग धंधे आदि को आर्थिक प्रतिरूप में शामिल किया गया है। भौगोलिक प्रदेश भूभाग का वह क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक वातावरण, धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि की समानता पाई जाती है। यानी इन सभी प्राकृतिक कारकों का एक जगह समायोजन से भौगोलिक प्रदेश को सम्मिलित किया गया है, जिसमें मिट्टी है, प्राकृतिक वातावरण है, वनस्पति है, धरातल है, जलवायु, इन सभी की समरूपता पाई जाती है। उस भूभाग को भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर हर्बर्टसन ने कहा था कि भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी तल का वह क्षेत्र है जिनमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां समान होती हैं। भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के मैप के आधार पर थार का मरुस्थल, पश्चिमी भूभाग, बांगड़ प्रदेश गंगानगर से लेकर के अरावली की पहाड़ियों तक, अरावली प्रदेश व चंबल प्रदेश 4 भौगोलिक प्रदेश हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक दशाओं की समानता के साथ मानवीय क्रियाएं भी समान होनी चाहिए, वही क्षेत्र भौगोलिक प्रदेश कहलाएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अतः इतने बड़े क्षेत्र का एक ही प्रदेश के अंतर्गत भौगोलिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्राकृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक विकास, आंशिक विभिन्नता, आर्थिक विभिन्नता तथा सामाजिक परिवेश की परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान में धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कृषि, फसलें, भूमि उपयोग, खनिज संसाधन आदि की दृष्टि से विषमताएं पाई जाती हैं राजस्थान के अंदर। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं, औद्योगिक विकास, परिवहन एवं संचार के साधन में भी भेद हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर 20 किलोमीटर पर बोली का बदल जाना, 50 किलोमीटर पर पगड़ी व पहनावा का बदल जाना, 100 किलोमीटर पर खान पान व रहन सहन का बदल जाना, ये सामान्य बात है। अतः राजस्थान के भौगोलिक वातावरण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक की दृष्टि से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग पाया जाता है। डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में सन 1968 में सरल शैली में बांटा था। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी बनारस के तत्कालीन भूगोलवेत्ता प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने 1971 में संपादित पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में राजस्थान को 2 मध्य स्थल प्रदेशों में तथा उन्हें पुनः 4 प्रथम श्रेणी प्रदेशों और 13 द्वितीय श्रेणी प्रदेशों में विभाजित किया था। सबसे पहले हम इन 4 भौगोलिक प्रदेशों में थार के मरुस्थल का हम विस्तार से वर्णन करेंगे।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन चारों भौगोलिक प्रदेशों का आपने बहुत ही सही तरीके से अध्ययन कर लिया तो संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी का आपको इसमें अध्ययन सम्मिलित है। इसलिए इन चारों भौगोलिक प्रदेशों का सही तरीके से अध्ययन करने पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस का विस्तार से वर्णन करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले नंबर 1 थार का मरुस्थल है। इस क्षेत्र की स्थिति 24 डिग्री 31 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 36 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में थार के मरुस्थल की स्थिति है। इस प्रदेश के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब, पूर्व में राजस्थान की अरावली श्रेणियाँ, दक्षिण में कच्छ का रण स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,96,750 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, गंगानगर, चूरू के समस्त भाग तथा पाली, सीकर व झुंझुनू जिले के 4% भाग को शामिल किया गया है। पुरातात्विक विश्लेषणों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र की नदी घाटियों में मानव बसाव अधिक केंद्रित था। वैदिक काल में सरस्वती नदी बहती थी जो अरब सागर में गिरती थी। इस प्रदेश में हड़प्पा कालीन संस्कृति का विकास हुआ था। 9वीं शताब्दी में राजपूतों का अधिक प्रभाव था। ये क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। थार का मरुस्थल। अब है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय। ये प्रदेश यानी थार का मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों तथा चूरू, जोधपुर जिलों के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इस प्रदेश में नहरों व जल स्रोतों से पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। फिर भी पानी की कमी के कारण मानवीय क्रियाएं समान नहीं हो पाती हैं। मरुस्थल का भूगोल इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण हो जाने पर अवश्य बदल जाएगा। यदि इंदिरा गांधी नहर जो हिमालय का पानी जो राजस्थान में प्रवेश होता है, जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर यदि राजस्थान के पश्चिमी भूभाग थार के मरुस्थल तक प्रवेश हो जाती है, थार के मरुस्थल को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है, तो राजस्थान का ये थार का मरुस्थल है जो पश्चिमी भूभाग में फैला हुआ है, वह अब से ही हरियाली में बदल जाएगा। इसलिए जैसा कि गंगानगर के उदाहरण से इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण हो जाने पर ये प्रदेश भविष्य में हरियाली में बदल जाएगा। दूसरा है धरातल। इस प्रदेश का अधिकांश भूभाग बालू से ढका हुआ है। यहाँ पर कहीं कहीं चट्टानी सतह व छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ का अधिकांश भूभाग समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है तथा बालू से ढका हुआ है। मरुस्थल में लगभग 80% भूभाग पर बालू विस्तृत यानी बालू फैली हुई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू के स्तूप देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रचलित हवाओं में समानांतर फैले हुए हैं। इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक होती है, यानी बालू के टीलों की ऊंचाई राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में 60 मीटर तक देखने को मिलती है। यहाँ पर बरखान प्रकार के बालू के स्तूप जैसलमेर व बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। 20% भूभाग पथरीला मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ जैसलमेर, बीकानेर के 3% भूभाग पर तथा जोधपुर की फलौदी तहसील के कुछ भूभागों पर दृष्टिगत होता है। इस पर भूभाग में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ अधिक देखने को मिलती है। जैसलमेर के निकट पीला पत्थर मिलता है जो रामगढ़ से पाकिस्तान की सीमा तक चला गया है। यहाँ यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में चूना पत्थर, बालू पत्थर के जमाव देखने को मिलती हैं तथा रामगढ़ के आसपास पीला पत्थर भी देखने को मिलता है। जलवायु
यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ इसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में वर्षा बहुत ही कम होती है, वनस्पति का अभाव है, इसलिए अधिकांश भूभाग रेत के टीलों से घिरा हुआ होने के कारण गर्मी की ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है जो मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तापमान है, वर्षा है तथा आर्द्रता है। तापमान थार के मरुस्थल का गर्मी की ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक देखने को मिलता है। शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री से 16 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यहाँ के दिन काफ़ी गर्म व रात्रि ठंडी रहती हैं। आर्द्रता जुलाई अगस्त के महीने में 60 से 70% तक की आर्द्रता देखने को मिलती है, जबकि गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में धूल भरी आंधियाँ व लू चलने के कारण 15% से भी कम आर्द्रता देखने को मिलती है। वर्षा यहाँ पर औसत वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा का औसत कम होता चला जाता है। औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बीकानेर में 20 सेंटीमीटर, बाड़मेर में 15 सेंटीमीटर, जोधपुर में 30 सेंटीमीटर तथा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस प्रदेश में वर्तमान समय में इंदिरा गांधी नहर के विकास के कारण यहाँ की औसत वर्षा बढ़ रही है तथा इस प्रदेश में कई बार बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई है। इस नहर का पूर्ण विकास हो जाने पर ये प्रदेश हरियाली में बदल जाएगा। यानी वर्तमान समय में वर्षा का औसत बढ़ रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का विकास हो रहा है। राजस्थान सरकार हरियालो राजस्थान के तहत नर्सरी योजना के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में वृक्षारोपण अत्यधिक कर रही है, इसलिए धीरे धीरे वर्षा का औसत बढ़ रहा है। कई बार इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। नेक्स्ट है वनस्पति। इस प्रदेश में बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है। इसका अधिकांश भाग मरुस्थलीय होने के कारण वनस्पति कम पाई जाती है। अधिकांश क्षेत्र में छोटी कांटेदार घास, झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। जैसलमेर क्षेत्र में वनस्पति केवल 225.6 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ की मुख्य वनस्पति बबूल, नागफनी, कीकर, खेजड़ी, कंटीली, गुच्छों वाली घास आदि मिलती है। यानी इस प्रदेश में वनस्पति का अभाव है। ये वनस्पति कांटेदार जो वनस्पति है वो पानी जहाँ पे कम मिलता है वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हो सकती है। इसलिए पानी के अभाव के कारण यह वनस्पति पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में अपनी जड़ें गहरी कर लेती है और ये वनस्पति हमेशा हरी भरी रहती है। इसलिए कंटीली झाड़ियाँ व बबूल आदि मुख्य वनस्पति है। लेकिन नहरों के विकास के कारण व आर्द्रता का औसत बढ़ने के कारण यहाँ फलदार बगीचे लगाने का परीक्षण किया जा रहा है तथा बगीचों का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में नर्सरी योजना के तहत अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मिट्टियाँ। रेतीली बालू मिट्टी में 90 से 95% और 5 से 7% तक मृत्तिका पाई जाती है। मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक व जैविक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए कृषि बहुत ही कम मात्रा में होती है। यानी यदि इस मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए तो इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कृषि फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। खनिज संपदा, खनिजों की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के मुख्य खनिज जिप्सम है, लिग्नाइट कोयला, मुल्तानी मिट्टी आदि पाए जाते हैं। राज्य के 19% जिप्सम के भंडार बीकानेर व जामसर व लोणकरणसर में पाए जाते हैं। बीकानेर में सियासर, हरकासर, युगल की तथा जैसलमेर में मोहनगढ़, हमीरवाली, ढाणी
तथा लाखा में जिप्सम के भंडार देखने को मिलते हैं। तेल के भंडार तनोट से 30 किलोमीटर दूर डांडेवाला क्षेत्र में मिले हैं। इसके अलावा रामगढ़ क्षेत्र में भी पेट्रोल की संभावनाएं बढ़ी हैं। बाड़मेर जिले में भी तेल की कुओं से वर्तमान में ONGC तथा ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनियों के सहयोग से तेल की खोज की जा रही है। घोटारू, रामगढ़, बीकानेर क्षेत्र के भीकमपुर आदि में गैस व तेल के भंडारों का पता चला है। यानी राजस्थान सरकार भारत सरकार की सहायता से ONGC और फ्रांसीसी कंपनियों की सहायता से, कोरियन कंपनी की सहायता से तेल की खोज की जा रही है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया जा रहा है तथा यहाँ पर पचपदरा के आसपास तेल शोधन कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है, जिसका वर्तमान में काम चल रहा है। नेक्स्ट है खनिज तेल में पहला है कोयला। बीकानेर में लिग्नाइट कोयला मिलता है जो भूरे रंग का होता है, जलते समय धुआं अधिक देता तथा तापमान कम देता है। इस बीकानेर के दक्षिण में पलाना, खारी, चंदेरी, बरसिंहसर, गंगसरौर, मूंद आदि क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ से लगभग 56,000 टन कोयले का खनन किया जाता है। कोयले पर आधारित 2 तापघर भी 120 मेगावाट क्षमता के तैयार हो चुके हैं। बाड़मेर जिले में कपूड़ी क्षेत्र में भी लिग्नाइट कोयले के अच्छे भंडार मिले हैं। इस पर आधारित 500 मेगावाट का एक ताप विद्युत गृह बनाया जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी, इसके जमा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बीकानेर क्षेत्र के पलाना क्षेत्र में, बाड़मेर में कपूड़ी, सिवरोली तथा जैसलमेर, मूंद, बेहदोई तथा रामगढ़ क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। सांस्कृतिक स्वरूप, जनसंख्या। मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में लगभग 49 लाख व घनत्व 87 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसके उत्तर पूर्व तथा पूर्वी भाग में अधिकांश पाई जाती है। साथ ही पूर्व से पश्चिम की ओर जनसंख्या के घनत्व में गिरावट दृष्टिगत होती है। जनसंख्या का घनत्व चूरू के भागों में 148 व्यक्ति, बीकानेर में 78 व्यक्ति, बाड़मेर में 92 व्यक्ति तथा जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यद्यपि प्रदेश की भूमि एवं जलवायु दोनों ही मानव जीवन के लिए सुविधाजनक नहीं है, फिर भी मानवीय प्रयासों के द्वारा आर्थिक क्रियाएं सुलभ करने पर उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। गत शताब्दी 2011 के आंकड़ों के अनुसार इस प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि दर बाड़मेर में 32.55% तथा न्यूनतम दर चूरू में 20.35% रही है। यहाँ लिंग अनुपात जैसलमेर में 849 तथा चूरू के पश्चिमी भागों में 938 मिलता है। कार्यभागिता दर सबसे कम बीकानेर में 29.30% तथा अधिकतम जैसलमेर में 32.10% रिकॉर्ड की गई है। मरुस्थलीय प्रदेश में अधिवासियों को दूर दूर स्थित होना स्वाभाविक है, यानी गांव ढाणियों के रूप में बसे हुए हैं तथा यह अधिवास प्राय जल की उपस्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है वहाँ पर गांव अधिक बसे हुए हैं। यहाँ पर घर गाँव में यानी गोलाकार आकृति के घर बने हुए हैं। इस क्षेत्र की आर्थिक पृष्ठभूमि पशुपालन पर अधिक निर्भर रहती है। यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में जहाँ पे थार का मरुस्थल फैला हुआ है वहाँ पर जनसंख्या पशुधन पर निर्भर करती है। आर्थिक स्वरूप, भूमि, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इस प्रदेश में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कम है। जैसलमेर में शुद्ध कृषि की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 7.27%, बीकानेर में 32.4%, बाड़मेर में 57.90% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मिलता है। कृषि भूमि की अपेक्षा खाली भूमि अधिक देखने को मिलती है। बाड़मेर दक्षिण पूर्व में लूनी बेसिन के कारण कृषि अधिक विकसित हुई है। बीकानेर में नदी जल प्राप्ति के कारण कृषि का तेजी से विकास हुआ है। फसलें, मुख्य फसलों बाजरा, ज्वार महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के कुल बोए गए क्षेत्रफल में
68% व बाड़मेर में 67.4% क्षेत्र पर बाजरा पैदा किया जाता है। तिलहन मुख्य नकदी फसल है। इस क्षेत्र में नकदी फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण जल की कमी, मूंग, मोठ व खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कृषि फसलों के अंतर्गत राजस्थान के पठार के मरुस्थल में सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण खरीफ की फसल जो वर्षा पर निर्भर है उन्हीं का उत्पादन होता है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वह ज्वार व बाजरा है। तिलहन इन यहाँ की नकदी फसल है। इसके अलावा मूंग, मोठ व मोटे अनाज अधिक पैदा किए जाते हैं। सिंचाई, इस प्रदेश में बालू, वर्षा की कमी, शुष्क जलवायु के कारण सिंचाई नहीं के बराबर होती है, यानी सिंचाई के साधनों का अभाव देखने को मिलता है। कृषि फसलों के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। बीकानेर के 4% भूभाग पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी बीकानेर के आसपास सिंचाई द्वारा 4 लाख हेक्टेयर भूमि में 3 लाख हेक्टेयर भूमि में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ खरीफ की फसल का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में चना, दालें, तिलहन, गेहूँ की कृषि की जाती है। जैसलमेर में नहर का पानी उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन सिंचाई के साधन अभी विकसित नहीं हुए हैं। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। बाड़मेर के समीप लूनी नदी की उपस्थिति के कारण सिवाना तथा चौटन 2 तहसीलें हैं बाड़मेर की, जहाँ पे लूनी नदी बहती है। वहाँ पर सिंचाई द्वारा साल में 2 बार कृषि फसलों का उत्पादन कर लिया जाता है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में वर्तमान समय में 10 से 12% भूभाग में ही सिंचाई द्वारा कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। पशु संपदा, इस प्रदेश का मुख्य जो संसाधन है वो है पशु संसाधन, यानी संसाधनों की दृष्टि से पशु यहाँ का मुख्य संसाधन है। यहाँ का मुख्य जो पशु है वो ऊँट है। बाड़मेर में ऊँटों की संख्या अधिक है। गायों की कांकरेज नस्ल बाड़मेर में, थार पारकर, जैसलमेर बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर में, राठी नस्ल बीकानेर तथा जैसलमेर के उत्तरी भागों में व हरियाणवी नस्ल पूर्वी बीकानेर में मिलती है। ये गायों की नस्ल हैं जो राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में मिलती हैं। गौवंश की अधिकता के कारण ये प्रदेश दुग्ध व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भैंस बहुत ही कम पाली जाती हैं, यानी दुग्ध व्यवसाय के लिए गायों को अधिक पाला जाता है और भैंसों की संख्या कम है। भेड़ों की नाली नस्ल बीकानेर, मगरा, जैसलमेर व जोधपुर मिलती है। यहाँ की भेड़ों से ऊन का वार्षिक उत्पादन 2.4 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होता है, यानी भेड़ों से ऊन अधिक प्राप्त होती है। साल में 2 बार भेड़ों से ऊन प्राप्त कर ली जाती है। लगभग एक भेड़ से 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त हो जाती है। भेड़ों की नस्ल सुधार केंद्र सरकार के द्वारा बीकानेर में खोला जा रहा है। मालानी घोड़े बाड़मेर व बीकानेर में मिलते हैं जो पूरे देश में विख्यात हैं। राज्य की मारवाड़ी व लोही नस्ल की बकरियां इसी मरुस्थल में पाई जाती हैं। यहाँ का लोकप्रिय पशु ऊँट है, जिसका देश का एकमात्र प्रजनन केंद्र बीकानेर में, यानी ऊँटों का प्रजनन बाड़मेर में ऊँटों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है, लेकिन ऊँटों का जो प्रजनन केंद्र है वो बाड़मेर में स्थापित किया गया है। राज्य में सन 2003 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या 4.91 करोड़ है, जिसमें से 65% ऊँट, 45% भेड़ें, 60% बकरियां तथा 40% गायें हैं। नेक्स्ट है उद्योग धंधे। ये प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है।
इसका मुख्य कारण है पानी की कमी, बाजार की कमी, ऊर्जा स्रोतों की कमी तथा सस्ते तथा कुशल श्रमिकों की कमी के कारण आज भी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हुई हैं। इस प्रदेश में कार्यक जनसंख्या का अनुपात नगण्य है। कार्यक जनसंख्या का वितरण बाड़मेर में 19%, बीकानेर में 43.5% दृष्टिगत होता है। बीकानेर में कारखानों की संख्या अधिक है परंतु उद्योग छोटे पैमाने के हैं। बीकानेर के आसपास कई लघु व मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित किए गए हैं। बीकानेर में 64 कारखाने उनके हैं जिनमें 44% जनसंख्या लगी हुई है। यहाँ लघु व कुटीर उद्योग जैसे वस्त्र, ठप्पों द्वारा छपाई व रंगाई का कार्य, तेल उद्योग, रंगाई व बुनाई उद्योग प्रमुख हैं। बीकानेर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है। बाड़मेर रंगाई व छपाई के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में पानी की कमी, ऊर्जा की कमी, बाजार की समीपता, कुशल श्रमिक की कमी के कारण आज भी राजस्थान का पश्चिमी भूभाग उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन भी इस प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर धरातलीय कठिनाइयाँ अधिक हैं। अधिकांश भूभाग रेत के टीलों से घिरा हुआ है, इसलिए कम मात्रा में परिवहन के साधन विकसित हुए हैं। यहाँ मीटर गेज रेल लाइन की सुविधा है परंतु वर्तमान में जोधपुर से जैसलमेर के बीच ब्रॉड गेज की सुविधा होने के कारण यह क्षेत्र संपूर्ण देश की यूनिगेज योजना से में आ गया है। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद जोधपुर जैसलमेर मार्ग, बाड़मेर मुनाबाद रेल मार्ग विकसित किए गए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 गंगानगर से बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर होता हुआ गुजरात की ओर चला जाता है। जैसलमेर से बीकानेर का संबंध सीमा सुरक्षा सड़क के द्वारा संभव हो पाया है। बीकानेर को वायु दूत सेवाओं से जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है क्योंकि बीकानेर का नाल हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान की इस मरुभूमि के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2001 के बजट में 13.62 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। जैसलमेर में राज्य का 5वां सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यानी परिवहन के साधन विकसित कम है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भूभाग की सीमा पाकिस्तान से लगी होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे परिवहन के साधनों का विकास किया जा रहा है तथा जैसलमेर व बीकानेर में एयरपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं जिससे एक देश से दूसरे देश में आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसलिए समस्त विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। इस टॉपिक को पढ़ने से आपको राजस्थान के पश्चिमी भूभाग का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और जितने भी उद्योग धंधे, परिवहन, मिट्टी, धरातल, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, इन सभी कारकों का आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।